वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब सारे डिफरेंसेस आपके जहन से भी निकल जाते हैं, डिबेट से भी निकल जाते हैं, न्यूज़ साइकिल से भी निकल जाते हैं, डिस्कोर्स से भी निकल जाते हैं, बिकॉज़ वो ऐसा यूनिफाइंग मोमेंट होता है और कौमों की ज़िंदगियों में ये बहुत कम होता है। आज हमने ऐसा एक मोमेंट विटनेस किया है जो इतने दिन से हमारे सर पे एक जंग मुसल्लत की गई थी और हमारा रिस्ट्रेंट, हमारा रिजॉल्व टेस्ट किया जा रहा था। फाइनली कल रात को पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि साइबर कैपेबिलिटीज़ हों, एयर कैपेबिलिटीज़ हों, सी हों या लैंड हों, हर लेवल पे प्रोपोर्शनेट, अप्रोप्रिएट, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस गया है इंडिया को। जिसके बाद हस्बे आदत वो भागे गए हैं डिप्लोमेसी की तरफ, जिस तरफ वो आने का नाम नहीं ले रहे थे। और चाहे इस चीज़ को 10 साल बाद कोई डिक्लेयर करे या आज माने, एवरीबडी नोज़। और ये जो अभी मैं आपके सामने डिस्कशन करूँगी और जो कुछ चीज़ें रखूँगी, उससे ये क्लियर होगा कि किसने सीज़ फायर डिमांड की और किसने एक्सेप्ट की। बहरहाल रिगार्डलेस ऑफ दैट, अभी मामलात हम यूँ नहीं कह सकते कि बिल्कुल थम गए हैं। अच्छा रिस्पांस तो ज़रूर चला गया, बट हेयर ऑन हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिनको इंटरनेशनल लॉ का कोई ख्याल नहीं है, जो ट्रीटीज़ को वायलेट करते हैं, ब्लेटेंटली करते हैं, टेररिज्म स्प्रेड करते हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में अब वो खुद अपनी आबादियों को भी मिसाइल का निशाना बना चुके हैं कल रात को। हाउ डू वी मूव फ्रॉम हेयर? क्योंकि आप हमसाए तो तब्दील नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली जो इस वक्त हमने एजर्ट किया है अपना डेटरेंट, उसमें हम कामयाब ज़रूर हो गए हैं। दिस इज़ अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान। सीज़ फायर से हेयर ऑन हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, मैं अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरे साथ IR एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा मौजूद हैं, ब्रिगेडियर राशिद वली डिफेंस एनालिस्ट हैं और ब्रिगेडियर मसूद ऑल्सो अ डिफेंस एनालिस्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर राशिद अली, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिकॉज अभी से इस तरीके की एक अपिंग दी एंटी स्टार्ट हो रही है नैरेटिव के लेवल पे, जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं जी दोनों साइड ने एग्री कर लिया है, जबकि क्लियरली मेरे सामने जो निक रॉबर्टसन जो कि CNN के पाकिस्तान में रिपोर्टर हैं, उनका पूरा इंटरव्यू पड़ा है जो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इट वाज इंडिया दैट रिक्वेस्टेड द सीज फायर एंड वी हैव अग्रीड टू इट। आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? बिल्कुल ठीक है आपका तज्जिया। ये इंडिया ने ही एग्री किया था। जब हमारी तरफ से क्विड प्रो को रिस्पांस आया, उन्होंने 6-7 की रात को डेटरेंस को ब्रीच किया और सिविलियन टारगेट्स को इन ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ टारगेट किया। और उस वक्त न सिर्फ उन्होंने लॉज ऑफ वॉर IHL उसको ब्रीच किया, उन्होंने इनफैक्ट ये जो डेटरेंस होता है, आसान अल्फाज में डेटरेंस ये होता है कि इतना खौफ हो पनिशमेंट का कि मैं अपने नेबर पे अटैक करने से बाज रहूं, तो वो डेटरेंस ब्रीच हो गया। उसके बाद हमने अपना डिफेंसिव रिस्पांस दिखाया। हमारी एयरफोर्स ने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए उनके राफेल हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट्स उनको शूट डाउन कर दिया। तो दैट सेंट जो चिल डाउन देयर स्पाइंस और एक सोबरिंग रियलाइजेशन हुआ। मगर वो चूंकि एक जनूनी कैफियत की गिरफ्त में इस तरह आए हुए थे, एक ऐसा बयानिया बनाया हुआ था, बिकाऊ जो उनका मीडिया है जिसको अडानी ने खरीद लिया। द लास्ट बेस्टियन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म वाज NDTV विच इज़ बॉट ऑफ बाय अडानी। तो उसके बाद एक रायामा को भी उन्होंने बयानिया बना के मुतासिर किया, एक जंग छेड़ने के अलावा पाकिस्तान को अनीस व नाबूद करना, और ये इस किस्म की वो मीम्स थे भारत में। तो अब ये मिडिल इट स्मैक्ड ऑफ मीडिएवलिज्म कि ये उस ज़माने की महाभारता रामायणा, वो जो क्लाइमैक्टिक जंगें होती हैं, और वो बातें करना शुरू हो गए थे। मगर जब ये उनको ये ज़ख पहुंची और उनके जो मिलिट्री प्लानर्स थे उन्होंने बताया कि भाई तखमीना क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उनमें गैप्स क्या है। India ने over a period of time they had invested in platform-centric warfare, whereas the future belongs to network-centric warfare. तो इसमें जितने आप सिस्टम से ऑपरेट करते हैं, जिसमें फ्यूजन होती है, सेंसर, शूटर और ये जो अर्ली वार्निंग एयरबॉर्न स्विट्स होते हैं, तो तमाम सिस्टम्स एज अ किल सिस्टम काम करते हैं। वेयरएज वो प्लेटफॉर्म की सूरत में थे तो उनको उसकी शिकस्त हुई उसमें।
और उसके बाद उस खिफ़त को मिटाने के लिए उन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए, लॉइटरिंग म्यूनिशन, जो एक स्टेप अप द एस्केलेटरी लैडर था, वेरी वेरी डेंजरस एलिमेंट उन्होंने ऐड किया, क्योंकि उसमें कोलैटरल डैमेज का अंदेशा था। और उसके बाद ये जब हमारा जो रिस्पॉन्स गया क्विड प्रो को, वी वर वेरी डेलिबरेट, सर्कमस्पेक्ट, बड़ा उसको प्लान करके हमने मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया और उनके एयरफील्ड, एयर बेसिस, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी पोस्ट्स, मैंने वो उन एरियाज में, आई हैव कमांडेड अ ब्रिगेड इन दैट हाजीपीर एरिया वेयर मेरी आंखों के सामने वो मंजर था जब ये पोस्ट्स कल बता रहे थे कि कैसे उनकी भारत की तबाह हुई हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो वो जब कंप्लीट उनका रिस्पॉन्सेस सैचुरेट हो गए, वो चोक हो गया और एक कल्मिनेटिंग पॉइंट उनका आ गया, तो उसके बाद दे सूड फॉर पीस। और वो उनका तरीका ये था कि वो अपने जो तस्वीराती हलीफ है अमेरिका, उसकी तरफ उन्होंने रुजू किया। अमेरिका ने फिर पाकिस्तान से बात की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कॉल आई बाकी, और ये आज उस पर मुनत्तिज हुआ सीज फायर पे। बट रिमेंबर, ये एक दिस इज अ फॉल्स स्प्रिंग एज दे से। एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, इतलात हैं बहावलपुर पे ड्रोन का हमला हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी स्कर्मिशेस वगैरह, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट है। बरनाला में वो भारत का दीवा छम, उस इलाके में बहुत हॉट एक्सचेंज ऑफ फायर है। तो एज ऑफ नाउ व्हाई इट इज हैपनिंग, क्या इंडिया वो जो नैरेटिव जिसकी आपने बात की अभी भी उस नैरेटिव की गिरफ्त से नहीं निकला? क्या वो अब भी चाहता है? क्योंकि देखिए उसका फंडामेंटल कॉज तो मौजूद है, वो आरएसएस की जो जुनूनी सोच, जब तक उनका जुनून ठंडा नहीं होगा, दैट इज एक्चुअली द रियल चैलेंज। वो इलेक्शन हार जाएगा। एब्सोल्युटली, द रियल थिंग इज कि वो इलेक्शन हारने वाला है अगला। जी, उनकी पॉलिटिकल बेट कामयाब नहीं हुई, लेट्स पुट इट दिस वे। जी, और नेगेटिव उसके जो फॉल आउट है अब वो उसको नजर आ रहा है, और अब उसको मिटाने के लिए ये किसी खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर सकता है खित्ते के अमन को। अभी भी खतरा टला नहीं है मेरा ख्याल है। जो इसके मीडिएटर्स हैं इस पीस सीज फायर में, आई थिंक वी नीड टू गो बैक टू देम, और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी को अब भी हमें सेंसिटाइज रखना चाहिए, सामने रखनी है कि कौन गारंटी देगा इस चीज़ की ब्रिगेडियर मसूद, बिकॉज हम तो आदी हैं, हम तो इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हम हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा रिजॉल्व शो कर देते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन होता है, जो पीस लविंग होता है। और इस दफ़ा भी हमने एग्री किया है, इस दफ़ा बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, हमने तो एग्री कर लिया। ये कौन इंश्योर करेगा कि ये भी एग्री करें और ऑनर करें इस सीज़ फायर को, जबकि इनकी हिस्ट्री है कि ये हमेशा वायलेट ही करते हैं हर तरह के एग्रीमेंट को। मेरे ख्याल में इसमें दो चीजें हैं। एक तो देखें जो एलओसी की सिचुएशन है कि ये तो हमेशा इसमें अगर अब ये चीजें होती रहती हैं और वायलेशन होती रहेंगी, और सिंस एलओसी पे देयर इज नो रिटर्न सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन द टू आर्मीज, और इट इज बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो बिटवीन द डीजीएमओ 2003 में हुई, और इसके बाद फिर लास्ट 2021-25 में 2021 में किया था। वो तो रुकना चाहिए ना। जी हाँ, अब ये वायलेशन हुई है, और इसके लिए देखें जिन्होंने ये करवाया है, जैसे मेरा ख्याल में हमें उनको बिल्कुल बताना चाहिए कि जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्यों ड्रोन जो फ्लाई कर रहे हैं, दैट इज स्टिल सीरियस वायलेशन है। तो मेरा ख्याल में अमेरिका को और दूसरे सऊदीज हैं जो तुर्किया वाले जो इसमें इन्वॉल्व थे, हमें उनको दोबारा ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इससे सिचुएशन फर्दर एस्केलेट हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में हमने वाज़ेह मैसेज उनको दे दिया है। तो अभी मेरे ख्याल में उसको जिस तरह एक आप बता रहे हैं ना कि एक फेनेटिक सोच है, और उनको एक सेटबैक्स हुए हैं, डिप्लोमेटिक सेटबैक भी हुआ, मिलिट्री सेटबैक भी हुआ है। उसके बाद देखें S-400 भी गए हैं, राफेल भी गए हैं, ब्राह्मोस भी गए हैं, और अभी उनका मीडिया जो उनको खिलाफ हो गया है, पब्लिक उनके खिलाफ हुई है, बिहार के इलेक्शन सर पे है, तो कुछ ना कुछ तो ये कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन हमें उनको सडनली वी हैव टू टेक अप द केस विद द कंसर्न जो उन्होंने बातचीत की थी, अमेरिका है, सऊदीज एंड तुर्किया के लोग, टर्किश हैं। ओके डॉक्टर शाजिया, बिकॉज द डेविल इज इन द, तो मैं ये ट्वीट्स पढ़ रही थी जो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की है, शहबाज शरीफ ने। उनका कहना है कि पाकिस्तान अप्रिशिएट्स द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर फैसिलिटेटिंग दिस आउटकम, वी हैव एक्सेप्टेड
एक्सेप्टेड का वर्ड उन्होंने यूज़ किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। डोनाल्ड ट्रंप अपना ब्राउनी स्कोर सिक्योर करते हुए नज़र आते हैं। वो कह रहे हैं, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कल तक जेडी वैंस कह रहे थे इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। आप अमेरिकन पोस्चरिंग को यहाँ कैसे देख रही हैं? हमें हमें वही है, ये ब्राउनी पॉइंट्स ही हैं बेसिकली। देखें, हमें तो इस बात में कोई है ही नहीं कि सीज फायर, हम तो कभी भी जंग नहीं करना चाहते थे। हम तो पहले दिन से इतने एक अजीब से भद्दे से इल्जाम के बाद भी कह रहे थे कि डिप्लोमेटिकली चीज़ करते हैं। हम बहरहाल हैं एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, हमें उसी तरह बिहेव करना है। पूरा रीजन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम तो पहले दिन से नहीं चाह रहे थे। जो बंदा भी ये आपके साथ प्रोपोजिशन लेके आ रहा है कि ये जंग जो है वो जबरदस्ती किसी तरीके से बंद करवाई गई है और बड़ी मजबूरी हो गई है, नहीं जी, हम नहीं करना चाहते थे जंग। हाँ, उस जंग ना करने में हालात ने हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इस तरह का आपको बना दिया कि आप निशाना इबरत बन गए दुनिया के सामने। आपकी जो है, आपकी टेक्टिकल लेवल पे, आपकी ऑपरेशनल लेवल पे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप किस तरह से बिल्कुल वल्नरेबल होके बिल्कुल सामने आ गए हैं कि क्या क्या आपके फ्लॉज हैं। आज मैं एक आर्टिकल जो है वो आज ही छपा हुआ था कि ये केस स्टडी है चाइना के लिए, फ्यूचर उसके वेंचर्स के लिए, कि इतना मटेरियल उसको मिल गया है इंटेलिजेंस का इस पूरी एक्सरसाइज से चाइना को कि वो इसको जहां चाहे वो इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। इतना उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल नहीं सकता था। तो कहने का मकसद है कि अमेरिका जो है वो तो ना इन्वॉल्व होना चाहता था, वो एक इस मामले में लीस्ट बॉदर्ड सा था। अगर हम देखें तो इसकी लेयर्स, मोदी ने किसके कहने पे क्या किया, इसके डोमेस्टिक क्या प्रॉब्लम थे, फिर एक्सटर्नली ये किन के कहने पे ये कर रहा था। हम पिछले प्रोग्राम में इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। चाइना की कंटेनमेंट का इशू, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसराइल का इन्फ्लुएंस जो है, तो अल्टीमेटली इनका ये ख्याल था कि हम पाकिस्तान को प्रोवोक करेंगे और पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, लेकिन उसकी रिटेलिएशन में कहीं कोई चूक हो जाएगी और जो हमारी रूल बुक है ना, जो हमने इस्लामोफोबिया पे बनाई हुई है, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। वो ये गुमान ही नहीं कर सकते थे कि इतना सब रिस्पांस होगा और इतना मेजर्ड होगा जिसमें सिविलियन की कैजुअलिटीज नहीं होंगी और हमारी सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और वो लोकेशंस जिन पे से हम हमला कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है वो हम बिल्कुल उसको लेवल प्लेन कर देंगे फील्ड के ऊपर जाके, और फिर उनके घर में घुस जाएंगे, जो हमें ये कहते थे या जो इनके एंकर्स कहते थे। हम तो ये लैंग्वेजेस ना इस्तेमाल करते हैं, ना हमारा ये मुहावरा है। तो कहने की बात ये है कि इस सीज फायर के होने से पहले भी मेरी एप्रीहेंशन ये थी कि ना तो हम इस सिचुएशन में इस पे एतबार कर सकते हैं, लाइक मोदी पे और इसके मुशीरों पे, और किसी अक्लमंद बंदे की ये सुन नहीं रहा है। इसके टॉप ब्रास ऑलरेडी या तो सबमिसिव हो गए हैं या रिजाइन कर गए हैं। उन्होंने पहले कहा था इनको, वो कोई स्टूपिड तो नहीं है कि ये जंग हम नहीं कर सकते, ये अगर इसको वॉर ऑफ एट्रिशन करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी था रिस्पांस। और कल ब्रिगेडियर राशिद आपकी तरफ आऊँगी, कल जब सऊदीज़ यहाँ पे थे उस वक्त ये डिस्कशंस हो रही थी ड्राइंग रूम्स में, डिफरेंट लोगों के बीच में, जर्नलिस्ट कम्युनिटी में, कि हमारे पे फिर एक दफ़ा प्रेशर आएगा। लेकिन इस दफ़ा प्रेशर आए तो उसके जवाब में क्या हमें सरेंडर करना चाहिए? तो रात को हमें जवाब मिल गया कि उनके यहाँ होते हुए ही इन्होंने एक और फॉल्स फ्लैग किया। इन्होंने अमृतसर में, उधमपुर में अपने ही सिख कम्युनिटीज़ पे हमले किए, मिसाइल दागे, और ये भी एक फॉल्स फ्लैग था इन माय ओपिनियन। उसको भी इन्होंने पाकिस्तान की तरफ डालना था। बट डोंट दे नो कि किस तरह डिजिटल फुटप्रिंट्स अब हर तरह की मिलिट्री और काइनेटिक एक्शन के मौजूद होते हैं। पाकिस्तान मुस्तकिल वो प्रोवाइड करता रहा है। ये इस तरह के फॉल्स फ्लैग्स को क्यों समझते हैं कि दे वुड स्टिल वर्क? Because they underestimated the resolve and professional competence of Pakistan Armed Forces and civil military leadership. मेरा ख्याल है ये उनसे चूक हुई है। वो ये समझते थे कि ये because Pahalgam was a policy driven incident, remember it was not one of कि वो हुआ और उसके बाद इंडियन विज़रल रिस्पॉन्स आ गया
और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ ये इल्ज़ाम थोप दिया। ऐसा नहीं है, ये प्रॉपरली कोरियोग्राफ, crafted. ये उसकी प्लानिंग हुई और दे न्यू कि इसका स्टार्ट वो करेंगे किन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन द फर्स्ट कॉजेज, यू हैव टू गो टू द फर्स्ट कॉज के उसका वजह क्या थी, उनके अहदाफ क्या थे। तो ये आइडियोलॉजिकली ड्रिवन, ह्यूब्रिस सपोर्टेड ये स्ट्रैटेजी थी कि वो उस घमंड में थे कि इस वक्त वो पाकिस्तान और उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो गया, एक आलमी कुव्वत के तस्वीराती हलीफ बन चुके हैं और अब उनके पास कार्ट ब्लांश है कि वो जो चाहे कर सकें, कश्मीर को अनेक्स कर लें, उनका डेमोग्राफिक्स तब्दील कर दें, रिप्रेशन का एक नया वहाँ पे फेज़ शुरू कर दें। तो उसके लिए उनको एक चाहिए था स्मोक स्क्रीन, जो ये स्टैंड ऑफ की सूरत में उन्होंने अचीव किया और इससे मल्टीपल मकासद हासिल किए। और उनके जो पहली मकासद थे उनमें से सिंतास मुआहदे से निकला। एनीथिंग आउट ऑफ इट, कुछ अचीव कर पाए हैं? हाँ, मैं वो थोड़ा सा तज्जिया कर दूं तो क्लियर हो जाएगा। एक सिंतास मुआहदे से अखराज था, वो कर चुके हैं। दूसरा वो कश्मीर पे डेमोग्राफिक्स चेंज करना, न्यू वेव ऑफ रिप्रेशन लॉन्च करना, वो उसमें भी वो शुरू हो चुके हैं। कश्मीरियों पे वो सिलसिला दोबारा जारी हो गया कश्मीर में। तीसरा ये था कि पाकिस्तान का जो इकॉनमी थोड़ा सा सस्टेनेंस उसको मिल रही थी और काउंटर टेररिज्म को भी ट्रैक्शन मिल रही थी, उसको एक जक पहुंचाई जाए और टू फ्रंट नट क्रैकर सिचुएशन में पाकिस्तान को डाला जाए। अब ये चूँकि ये इन अहदाफ को हासिल करना इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन भी थी, सिंतास मुआहदे से अखराज उनको मालूम था कि ये अल्टीमेटली ट्रीटी में तो गुंजाइश ही नहीं है, तो किसी न किसी फोरम पे जाएगा, मगर उससे पहले पाकिस्तान को उस पोजीशन में ले आओ कि वो एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से आलमी ताकतों के पास जाए कि लोग हमें भारत से बचाएं। वो कहेंगे ठीक है, हम सालसी करते हैं, आप ज़रा ये हमारी शराइत माने। वो हो नहीं सका। पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजिकल एज अचीव किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये उनकी मेरे ख्याल कैलकुलेशंस में नहीं था। और कूडूज टू आवर चाइनीज़ फ्रेंड्स और बाकी जो हमारे हलीफ हैं, हमारी जो एक टेक्नोलॉजिकल एज है प्रोफेशनलिज्म का, वो इतना लीथल और इतना प्रोफेशनली उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि इंडियंस जो कैपेबिलिटी गैप्स थे, जब उनका मैच हुआ तो इंडियंस को उसकी शिकस्त हुई और क्लियर शिकस्त हुई। मतलब आप देखिए कि हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट्स को आउट रेंज होना, आउट उसका रेडार रेंज चले जाना, फिर उसके बाद S-400 जैसा मच वांटेड उसका खत्म हुआ। वो वहाँ पे जी वो उसको जब जक पहुंची तो वो पाकिस्तान का जब ये QPQ रिस्पांस आया, फतेह जो हमारे मिसाइल्स थे उन्होंने टारगेट किया और प्रिसाइज टारगेट किया और उसका इम्पैक्ट हुआ, वो तमाम उनका जो एयर डिफेंस का कवर चीर के ठीक ठीक निशाने पे लगे, तो वहाँ पे वो बौखला गए। और उनके जो मिलिट्री प्लानर्स थे उन्होंने जाके आइडियोलॉजिकल प्लानर्स को बताया, अमित शाह, राजनाथ, जयशंकर और मोदी, क्योंकि ये चार ये गैंग ऑफ फोर है जो कि रैशनैलिटी, मंतक, लॉजिक उससे कहीं दूर है। और जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो तो रैशनली चीज़ को देखते हैं, बिकॉज दे हैव टू फेस द म्यूजिक। उन्होंने जाके बताया कि भाई हमारे तो ये हालात हैं, आप किन अहदाफ की तरफ जा रहे हैं। तो वो सिंतास वाला वो मामला भी ख़त्म हो गया। पाकिस्तान रिफ्यूज टू रिक्वेस्ट समबडी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। कश्मीरी का जो रिप्रेशन थी वो उल्टा एक्सटर्नलाइज हो गया और यहाँ पे हमारी नेशन यूनाइटेड हो गई और जो इंटरनल पोलराइजेशन थी, डिफरेंसेस थे, वो भी एज अ गॉड सेंड आया कि ये कौम ने फौज के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी। और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम बुनियादन मरसूस दिया गया। बिल्कुल। और आप जो बात कर रहे हैं उससे समझ ये आती है कि सारी कैलकुलेशंस गलत हुई। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को गलत रीड किया, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को गलत रीड किया, पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन को गलत रीड किया और पाकिस्तान के रिजॉल्व को भी गलत रीड किया। इतने ज़्यादा रीजन में सपोर्ट होने के बावजूद, यूएस की सपोर्ट है, आप नए नए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का हिस्सा बन रहे हैं, हालत आपकी ये है। और ये ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि एक मॉन्स्टर जब बदहवास होता है, जब उसको इस तरह की शिकस्त मिलती है तो वो और डेंजरस होता है। दिस इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर विद माई पार्टिसिपेंट्स। ब्रेक लेते हैं और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हेयर ऑन नोइंग इंडिया सिचुएशन कोई बहुत अच्छी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। ब्रिगेडियर मसूद, आई विल कम स्ट्रेट टू यू। आपके ख्याल में सीज़ फायर वायोलेशंस के हम एक वक्त में आदी हो गए थे LOC पे, उसके बाद कुछ सुकून हुआ, लेकिन अभी फिर सिचुएशन डिफरेंट है। हमें इसे नॉर्मल लेना चाहिए कि सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद भी अभी भी वायोलेशंस जारी हैं? हाल में नॉर्मल लेना चाहिए। और देखें कि हमें दो एरियाज हैं, LOC है 700 किलोमीटर एंड द अदर इज वर्किंग बाउंड्री 193 किलोमीटर है। मराला से लेके आप नीचे जहाँ तक इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा स्टार्ट होता है, अबियाल डोगर है, दिस प्लेस इन नारोवाल, वहां तक दिस इज वर्क बाउंड्री। सो मैं यहाँ पे कमांडर चिनाब रेंजर्स रहा हूँ दिस एरिया, तो मुझे पता है कि यहाँ पे फायरिंग होती है। और सिंस हम इस एरिया को परमानेंट बॉर्डर नहीं समझते, क्योंकि दिस साइड इज द पाकिस्तानी पंजाब, उस तरफ से इट इज द इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू रीजन है। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक्टिविटी रहती है, इधर भी रहती है, LOC पे ज्यादा रहती है, लेकिन इधर रहती है। सो फ्रिक्वेंटली इसमें इट्स नॉट ए न्यू थिंग, मतलब। लेकिन जो बाकी एरियाज में जो मेंटेन होना चाहिए सीज फायर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो, तो सब्सिक्वेंटली अब DGMOs की अभी बात होगी 12 को, तो होपफुली थिंग्स यहाँ भी सेटल हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। तो ये दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, ऐसा ये होता है। What about Indus Water Treaty? What about the new push back in Kashmir? इन चीज़ों का क्या बनेगा, जबकि क्लियरली इस सारे मसले ने ये बताया है कि कश्मीर का असल इशू इज़ द कोर, अगर इस रीजन में आपको पीस चाहिए तो सस्टेनेबल पीस। देखें, एक चीज जो है, जो मार्क रूबियो ने जो ट्वीट की थी कि ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज उन्होंने कहा था डिस्कस होंगे, और उन्होंने कहा था इन ए न्यूट्रल कंट्री होंगे। तो पहली दफा ऐसी बात की गई है, तो मेरा ख्याल में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें क्या हो गया। तो फिर एक न्यूट्रल वेन्यू में आप बैठेंगे, मीडिएटर्स कोई दरमियान में होंगे। फिर इसमें देखें इंपॉर्टेंट चीजें जिस तरह हमने बात की है, वी विल डिस्कस जम्मू एंड कश्मीर की बात होगी, 370 की बात होगी, 35A की बात होगी, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होगी, दैट इज वन थिंग। इंडस वाटर ट्रीटी की बात होगी, यकीनन वो हम दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है टेररिज्म की बात होगी, जो इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है, ब्रॉस को यूज कर रहा है, फितना और खारिज को यूज कर रहा है। तो ये चीजें यकीनन हमारे पास एविडेंस होगा, जब ये बातचीत स्टार्ट होगी तो लोग एविडेंस डोजेस लेके जाएंगे, जहाँ जाफर एक्सप्रेस है या बाकी चीजें हैं, तो वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू कन्फ्रंट इंडियंस। जो अगर तीसरा फरीक बैठा होगा तो वी कैन प्रेजेंट अवर केस। तो मेरे ख्याल में ये चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको वहां पे हम डिस्कस करेंगे, और इसी में फोकस होना चाहिए। राइट। डॉक्टर शाजिया, पाकिस्तान का जो साइबर वॉरफेयर विंग सामने आया है, दैट इज माइंड बॉगलिंग। उनके डिफेंस प्रोक्योरमेंट का सारा डेटा इस वक्त डार्क वेब पे पड़ा हुआ है फॉर सेल। इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन मेरे ख्याल है किसी नेशन की हो नहीं सकती, जो सारी चेस्ट थंपिंग ही अपने टेक जायंट होने के लिए करती थी। इन देयर ओपिनियन दे वर द सिलिकॉन वैली ऑफ साउथ एशिया। देयर ब्लफ हैज़ बीन कॉल्ड। क्या इसके बाद कोई मैसिव डैमेजेस उनको हेयर ऑन बिल्कुल एक्सपेक्ट करने चाहिए? बिकॉज कौन सी कंपनी होगी, डेटा इज़ द न्यू ऑयल इन दिस वर्ल्ड, कौन सी कंपनी होगी जो इस तरह के डेटा ब्रीचेस, दिस इज़ नॉट लीकेज, दिस इज़ ब्रीचेस, उसके बाद यहाँ इन्वेस्ट करेगी? तो क्या अब टाइम लगेगा इंडिया को दोबारा अपना वो स्वीट रैपर क्रिएट करने में जो वो करता है और दुनिया को प्रेजेंट करता है? वो एक बबल था, वो बबल बस्ट हो गया। उसको बनने में जैसे सालों लगे, उसको दोबारा उसकी रिकंस्ट्रक्शन में भी उतने ही साल लगेंगे। और सबसे ज्यादा मुझे जो बात हैरानी की लगती है कि जैसे हम राफेल की बात करें, हम S-400 की बात करें, फिर वो जो इसराइली ड्रोन है, इनमें से कोई भी चीज जो है वो बाय कोर कोई बुरी मशीन नहीं है। ये दुनिया में बड़ी, जो ये दावा करते हैं ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, लेकिन इनका बेड़ा गर्क जो है वो ये इस मनहूसियत का ये शिकार हुए हैं, और मनहूस हाथों में आके इनकी मार्केट भी बर्बाद हो गई है, रेपुटेशन भी बर्बाद हो गई है। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, आपने बड़े अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ किए हैं। ऑन अ लाइटर नोट, इनको फ्रांस वाले भी कहेंगे व्हाट हैव यू डन टू अस, इनको US भी कहेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट का आपने क्या हाल किया है, इनसे रशियंस भी कहेंगे हमारे मिलिट्री हार्डवेयर का आपने क्या हाल किया है। तो आई थिंक दे आर इन अ गुड फिक्स फॉर गुड टाइम नाउ।
हाँ, ये तीनों चीजें बहुत अच्छा काम कर रही हैं जहां जहां ये हैं। वो रशियन जो एयर डिफेंस रेडार है वो तो बहुत बहुत अच्छी साख का है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि इनकी साइबर वॉरफेयर जो है, ह्यूब्रिस पता है क्या है कि ये खास तौर पे इनकी, कि इनके अंदर ही लोग थे ये बातें करने वाले। इनके अपने एक डिफेंस एनालिस्ट है परवीन सहाने, बिल्कुल, अक्सर मीडिया, बिल्कुल। उन्होंने एक किताब लिखी थी ड्रैगन ऑन द डोर स्टेप 2017 में कहीं। तो उसकी पहली लाइन ये थी कि इंडिया कैन नॉट डिफीट पाकिस्तान लेट अलोन चाइना। यहां से उन्होंने उसको शुरू स्टार्ट किया था किया और था। पूरी, हाँ, मैपिंग फिर की उन्होंने लेयर बाय लेयर। जो है उनकी किताब मैंने तब भी पढ़ी, इन दिनों में मैंने दोबारा पढ़ी है कि क्या हमारे टेक्निकल लेवल्स पे हमारे, क्या हमारे पास है, क्या उसके पास है, कहाँ, और जो है ऑपरेशनल लेवल पे, फिर स्ट्रेटेजिक लेवल पे। और फिर साथ में उन्होंने जिक्र किया कि इंडिया एक चीज जो नहीं मान रहा है और नहीं समझ रहा है वो ये कि पाकिस्तान साइबर टेक्नोलॉजी उस लेवल की एक्वायर कर चुका हुआ है कि इंडिया के पास वो नहीं है, और ये बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने रिसेंटली वायर पे भी इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू भी और उनका उसके कैंसिल बाद हो गया, वायर को भी बैन कर दिया गया इंडिया बैन कर दिया। में। उसके वो फौरन बाद बेचारे, अब हर पढ़ा लिखा बंदा यही बात कर ही रहा इज़ है अ कि सेन वॉइस, और ये, वहाँ पे सेन वॉइसेस के लिए कोई रूम नहीं है। ब्रिगेडियर राशिद वली सेम डिबेट में अगर आपकी तरफ ले तो इन्होंने प्रवीण स्वामी की बात की है, आप डॉक्टर विक्टर गाओ की बात सुन लें। वो मुस्तकिल बड़ा फर्म स्टांस लेते हैं, और मुझे याद है आप भी मौजूद थे मार्गिला डायलॉग में, वो पाकिस्तान आए हुए थे और बड़ा ज़बरदस्त फोरम था, बड़ी खुल के बातें हुई थी, रियलिटीज़ पे बातें हुई थी। जब इतनी रियलिटीज़ पे पाकिस्तान में बातें हो रही हैं एंड वी आर रेडी टू एक्सेप्ट कि क्या चीज़ें रियल हैं और क्या कंकॉक्टेड हैं, तो क्या ऐसे फोरम्स इंडिया में नहीं होते? क्या वो लोग एडवाइस नहीं लेते? क्या वो सिर्फ एक माइंडसेट के साथ अपने कासल्स में, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और वो गज़वा हिंद करना चाहते हैं? क्या हमें ऐसे दुश्मन का सामना है? यस, यू राइट। विक्टर गाओ और स्वानी दोनों इधर आए हुए थे और उनसे हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। देखिए, अभी आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि इंडिया में इस वक्त सेन एलिमेंट्स ज़रूर मौजूद हैं, जिनको शॉर्ट कमिंग्स का और हकीकतों का इदराक भी है, और दे आर क्लियर अबाउट देयर कैपेबिलिटीज़ आल्सो। मगर वहाँ पे जो गैंग ऑफ फोर है, जिसमें मोदी, राजनाथ सिंह उनका वज़ीर दिफा, अमित शाह उनका वज़ीर दाखिला और जयशंकर उनका वज़ीर ख़ारजा, ये इनकी सोच आरएसएस के एक कार सेवक से बढ़कर नहीं है। और ये वो कार सेवक होते हैं जो 57,000 शाखाज हैं, जो शाखें हैं ना ये इसकी आरएसएस की, जो सुबह उठ के शुरू होते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग से, उसके बाद इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, एंड दे आर अ मिलिटेंट विंग एसेंशली टू सपोर्ट बीजेपी इन इट्स इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव्स। और दे आर बैंक रोल्ड, ये जो उनको बिलियनर्स का पैसा है उनके पास, उसी से उन्होंने मीडिया भी जिनसे खरीद लिया। पूरा कॉर्पोरेट मीडिया तो हाथ में किया हुआ है। जी, जानते बूझते हुए भी असल में वो जो सेन वॉइसेस हैं उसको वो नहीं सुनते। और अब ये मुझे कुछ ताज्जुब नहीं है कि जब ये सीज़ फायर यूनाइटेड स्टेट्स ने मीडिएट करवाया है, इसको ये गैंग ऑफ फोर ही रेजिस्ट कर रहा हो, और इस वजह से अभी आप ये ड्रोन अटैक्स और वो देख रहे हैं कि कोई उनको फेस सेविंग मिल जाए, क्योंकि इस हजीमत और इस सुबकी के साथ जब वापस जाएंगे ऑन द हस्टिंग्स, तो मे बी के बिहार के इलेक्शन में ही उन्हें इस वक्त उसका जवाब मिल जाए। तो उनके ये मसाइल हैं। दूसरा, आपने ये साइबर कमांड की बात की थी, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस पर बहुत काम किया है, एंड लेट अस एक्नॉलेज द चाइनीज़ हेल्प, क्योंकि दुनिया इसको इस वक्त शायद उस तरीके से नहीं समझ पा रही। चाइना एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बन चुका है, and seeing is believing. If you go to China and visit their cities or their technical and industrial parks, you will come to know कि अब वो जो इंटीग्रेशन होती थी या इनोवेशन होती थी, उससे आगे हट के नॉलेज क्रिएशन की तरफ चले गए हैं। और यही वो ख़तरा है जिसको भांप के अमेरिका उनके खिलाफ ये कंटेनमेंट स्ट्रेटजी अपना के उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। राइट। और चाइना की एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स होती थी जो सिर्फ साइबर और
इस तरह की जो इंफॉर्मेशन सपोर्ट पे फोकस थी, अब चाइना ने उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पीएलए की एक इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स है, एक साइबर कमांड फोर्स है, और वो उसी तरीके से वो जो कैपेबिलिटीज़ थी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग भी है, डीप साइबर सीक को देखें, फायरवॉल्स हैं। दुनिया हिल के रह गई। सिर्फ एक एग्जांपल, अभी उन्होंने एक दफ़ा सिर्फ एक कॉइन दिखाया अपना। ब्रिगेडियर मसूद, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम किसी हद तक समझते हैं कि कांग्रेस इज़ अ सेन वॉइस, और जब तक कांग्रेस थी तो चलें कोई बहुत बुरे हालात नहीं थी, गो कि ये भी गलत है। हम सिर्फ आज क्योंकि इस सिनेरियो में बैठे हुए हैं तो हमें पिछला तनाजुर जो है वो कुछ डिफरेंट लगता है, बट इस सारे मामले में कांग्रेस कहाँ है? में राजीव गांधी कहीं नज़र नहीं आए, क्योंकि वॉइस नहीं थी। क्यों नहीं उन्होंने कहा कि ये रुकना चाहिए, मामला मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है? क्या कंप्लेसेंट है वो लोग भी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही देखें कि बल्कि मैंने स्टेटमेंट देखी, शशि थरूर वाज वेरी एक्टिव, उनकी मैंने स्टेटमेंट देखी, ही वाज सपोर्टिंग द बीजेपी गवर्नमेंट का स्टांस को। कंप्लीटली। और बेसिकली वो डिस्प्ले करना, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि एक यूनिटी है और हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। और शशि थरूर तो उसको लीड कर रहे थे, और राहुल गांधी ने कहा कि इस राहुल गांधी, मुद्दे सॉरी। पे तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं। तो वो तो ये है, देखे कि उनके ऑब्जेक्टिव, चाहे हमें किसी जमाने में कांग्रेस वाले अच्छे लगते भी हों, लेकिन अल्टीमेटली उनके भी अच्छे तो कभी भी डिजाइन नहीं लगते जहन में। थे। मोदी साहब ने हाँ, मजबूर कर दिया है कि हम राहुल गांधी को बेहतर हाँ, समझें। वो बस बिल्कुल वो वजह हो सकती है, हम्म। लेकिन ये है, देखिए माइंड सेट है, बिल्कुल ये है कि जिस तरीके से अभी बात हो रही है, ये आरएसएस का माइंड सेट है, तो इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब मसला मोदी साहब के लिए अब ये आ गया है, कांग्रेस तो चलो दे विल सीज द अपॉर्चुनिटी, इसको अभी अब इसको फिक्स कर रहे हैं कि ही हैज फेल्ड टू हैंडल द सिचुएशन। अब ये सवाल जवाब क्वेश्चंस हो रहे हैं। लेकिन देखिए मोदी के लिए अब अपने अपनी सर्वाइवल की जंग आ गई कि दो पार्टियों पर टोटल डिपेंडेंट था, तेलुगु देशम पार्टी एंड जनता दल यूनाइटेड। एक पार्टी भी हट गई तो गवर्नमेंट इज गॉन। तो वो भी अपने लिए एक सर्वाइवल की जंग है। बिहार के इलेक्शन तो अभी चले, अब समझ लेके वो दूर की बात है। सो एक एब्सोल्युटली। पोलराइजेशन तो बहुत ज्यादा है, और जिस तरीके से आपने देखा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, डिवाइड जिससे आप बात कर रहे थे वो बंद हो गए। द ओनली थिंग जो गोदी मीडिया है, ओवर 400 प्लस चैनल्स हैं, देखें वो वही नैरेटिव लेके फिर रहे हैं जो उनको बीजेपी आरएसएस वाले फीड करते हैं या राव वाले कहते हैं। एब्सोल्युटली, और वो बिल्कुल। हमने ड्रामा देखा, वो फैंटेसी देखा जो कपल ऑफ डेज बैक, जब वो लाहौर में भी पहुंच गए थे, क्वेटा में भी थे, हर जगह पे, और आईएनएस विक्रांत कराची पहुंच गया था। और मैं हैरान हूं कि इन लोगों की जहनियत पे देखें कि उनकी पब्लिक कैसे इन चीजों को बाय करती है, और कौन इनका पॉपुलिस्ट डायरेक्टर था। बयानिया, मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर मसूद हमें यही बताता है कि जब जब पॉपुलिस्ट के हाथ में कमांड आती है तो फिर वो बहुत बुरी तरह मशहूर होता है, लोगों में पॉपुलर होता है, बिकॉज उसके पास जो बेचने के लिए चीज़ें होती हैं वो आम आदमी को बहुत अपील करती हैं। ये तो हम हिटलर के देखिए दौर मेरे से को, देख रहे हैं कि ये कमोडिटी है आप पॉपुलिज्म। आप सही कह रही हैं। देखें कि दैट्स व्हाई देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन संगीज एंड नाजीज। यस। और इसीलिए देखें ना, जोसेफ गॉबल्स ने या और चाणक्य कुतेलिया की जो फिलोसफीज थे, वो भी यही कह रहा था कि रिजॉर्ट टू प्रोपेगेंडा, कैरी आउट साई वॉरफेयर, इन्फिल्ट्रेट योर एजेंट्स, मंडेला थ्योरी उनकी थी। जबकि जोसेफ गॉबल्स कहता था, या ये इफ यू टेल ए लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। यस। ये थ्योरी इतना है, ये झूठ बोलें कंसेप्ट है, उसको आप, फॉलो करें। इतना हैमर जी हाँ, करें उसको कि वो रियलिटी बन जाए। डॉक्टर शाजिया, जी कमिंग टू यू, चाइना ने पाकिस्तान के ज़रिए से एक तरह से जो पोस्चरिंग की है, इसने वेस्ट को हिला के रख दिया होगा। टेक्नोलॉजी, एआई, नेटवर्किंग, इंटीग्रेटेड सिस्टम, मिसाइल वॉर मशीनरी, हर चीज़ पे मुझे लगता है अभी तो वेस्ट में ना उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके थिंक टैंक्स जो है ना, उन्होंने फ़ौरन अपने पहले रिसर्च पेपर्स बंद किए होंगे और उन्होंने कहा होगा फ़ौरन इस पे बैठ के काम करें, ये कैसे हो गया है। जो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस चैलेंज हुए हैं इस एक डिबैकल की वजह से, इस एक सिनेरियो और क्राइसिस की वजह से, उस पर व्हाट डू यू हैव टू से? अब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आपकी बात को आगे लेके मैं चलूंगी। ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। बेशक रिसर्च वो जो है वो जाइनोफोबिया पे ही लिखेंगे और वही पब्लिश करेंगे, लेकिन बंद कमरों में बैठकर ये खोज लगाने की जरूर कोशिश करेंगे कि अब इस चाइना का हमें मुकाबला है, एक काइनेटिक, हम सोच रहे हैं इसके साथ एक कुछ खिटपिट करने का, और ये चाइना है कि जिसका इक्विपमेंट जो है वो कितना रिलायबल है, और
साथ में उसके जो सोर्स हैं, देखिए सिर्फ इक्विपमेंट दे देना तो कोई चीज नहीं होती। वेस्ट को आपने देखा है, वो आपको बात पूरों के लिए तरसाते रहते हैं। एक आपको स्क्रू चाहिए, स्विच चाहिए होता है, उसके लिए आपको वहां से स्पेयर टीम आती है, पार्ट्स के तो लिए वैसे आपको तंग करते रहते हैं। इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो हम देखें, हमने चाइना के साथ जो है, जिस तरह आज हमारे माशाल्लाह पायलट्स जो हैं, जो दुनिया वो वीडियोस देख रही है और कंपैरिजन कर रही है कि क्या ये एआई जनरेटेड तो नहीं है। तो हमने तो ये चाइना के साथ जो हमारी कोलैबोरेटिव एक्सरसाइजेज हैं, शाहीन सीरीज और वॉरियर सीरीज है, 2012 से हम शुरू कर चुके हैं। जी हमारी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेज जो हैं वो जो वॉर थिएटर को डिटरमिन करने के बाद जो है वो हो चुकी हुई है, जैसे सियाचिन है, लद्दाख है, कश्मीर है। तो हमारे लिए कुछ भी अचानक नहीं है, हमने उठकर ऐसे सोचना नहीं है। हमने कोई 4-4 साल के लिए अग्निवीर हायर नहीं किए हुए हैं अपनी फौज के अंदर। ऐसे आरएसएस के गूंज जो इन्होंने किए हुए, इन्होंने तो अपनी प्राइवेटाइज कर दी है ना, ठेके पे फौज दे दी है, 4 साल का एब्सोल्युटली। ठेका पे 17.5 साल का बच्चा हायर करते हैं। और हम इनकी, मुझे सबसे हैरत की बात यह है कि इनका कॉन्फिडेंस देखो, और वो कॉन्फिडेंस विद जीरो वॉर प्रिपेयर्डनेस के, और जिसमें इनके अपनी टॉप ब्रास रिजाइनिंग तक पे आई हुई है, जिनके अंदर थोड़ा सा भी अकल है, वो कह रहे हैं, वो मूंछों वाले बाबा जी जो हैं, वो मुंह से जनरल झाग बख्शी। निकालते हुए कि इनका मुकाबला नहीं कर सकते जनाब, हमें 400 जहाज चाहिए थे, हमारे पास 300 जहाज हैं, हमें। तो कहने वाले इनको कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि वही, फिर मैं परवीन सहानी की उस पर तरफ आऊंगी कि उन्होंने कहा कि आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशनल लेवल पे ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो चाइना से इंडिया से साल। 1000 गुना ज्यादा है। ट्रू। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि वहां पे उसको ये इस तरह से के दरमियान में ये डिवीजन नहीं है पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, जहां पे एक दूसरे की बात नहीं मान रहा, दूसरा इसकी बात नहीं मान रहा। हमें जो चाहिए होता है वो हमारे पास है, और वो प्रायोरिटी पे हमारे पास आ जाता है। राइट। तो हम प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने लगा है। ब्रिगेडियर राशिद वली, शॉर्ट कमेंट फ्रॉम यू हेयर ऑन। आपके ख्याल में क्या हमें गार्ड्स अप रखने चाहिए? सिचुएशन किस तरफ जाती देख रहे हैं आप, और क्या ये मॉडल पाकिस्तान पे चलेगा कि मीडिएटर्स बैठ जाएं, मसलों को हल कराएं? डू यू रियली थिंक कि ये प्लेबुक इस टाइम एंड एज में चल सकती है, जबकि इतने क्लियर पाक चाइना रिलेशंस उनके सामने आ गए हैं इन सो मेनी डायमेंशंस? Keep your powder dry, ramp up your diplomacy, and अपना जो इस पे ज़्यादा तकिया ना करें ऐसी मीडिएशन पे। हाँ, ये फ़ायदा इसका ज़रूर है कि जब हम टेबल पे जाके बात करेंगे तो भारत का वो घमंड भी टूट जाएगा। वो तो टेबल पे आने को ही तैयार नहीं था, कि वो कहता था कि इस कज़िये पे तो बात ही नहीं हो सकती। एटलीस्ट बात चलेगी, अपना हम उस पर व्यू पॉइंट रखेंगे, और बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग ड्रान आउट लीगल बैटल ऑन इंडस वाटर ट्रीटी एट इंटरनेशनल फोरा। हमें अपना इंटरनेशनल लॉ और उनकी जो इस्तेदाकार बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बेस्ट इंजीनियर्स चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी इज़ अबाउट इंजीनियर्स और इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स। तो वो एक बड़ी सबर आजमा लंबी जंग हमने लड़नी है। अभी हमारी सर्वाइवल का मसला है, तो ये इस पे हमें फोकस करना चाहिए। ब्रिगेडियर मसूद, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम ऑल दिस? किस तरफ फोकस करना चाहिए? मेरा ख्याल में ऑल ओवर प्रिकॉशंस, वो कुरान में भी है, टेक योर प्रिकॉशंस। वो तो मतलब मुझे लगता है कि हम तो हमेशा से प्रिकॉशंस लेते ही आए हैं, इसीलिए हम आज थोड़ा सा सुकून में हैं, और आज हम सुकून की नींद सोने के काबिल हैं। बिल्कुल, हमें एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि सिचुएशन किसी वक्त भी कुछ भी हो सकती है। हमें हर लिहाज से तैयारी की हालत में रहना चाहिए। लेट्स नॉट ट्रस्ट इंडियंस। राइट। डॉक्टर शाजिया, ये जो ज़ायनिस्ट और हिंदुत्व चैलेंज है टू द वर्ल्ड, आपको ये अभी कोई बड़े क्लियर टर्म्स में कहीं डिफ्यूज़ होता नज़र आता है? क्योंकि कल फजर के बाद जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ, और फतह मिसाइल्स लॉन्च होने से पहले जो उसके ऊपर हमारे बच्चों के नाम लिखे हुए थे, मुझे वो देख के अभी भी मुझे गूज बम्प्स हो रहे हैं, बिकॉज मुझे वो मिसाइल्स याद आ गए जो निकी हेली ने साइन किए थे, जो कि अगले दिन एक स्कूल पे बरसाए गए थे गाज़ा में।
और गाज़ा में और पाकिस्तान में जो फ़र्क है वो सिर्फ मिलिट्री का है। लेट अस बी वेरी क्लियर कि वो बेचारे, उनको डिफेंड करने के लिए उनकी मिलिट्री नहीं है, उनकी कोई सॉवरेन स्टेट नहीं रह गई, कोई टेरिटरी नहीं रह गई। तो वहाँ जो चैलेंज है, और इस वक्त हमने बड़ा क्लोज नेक्सस देखा है इजराइल का और इंडिया का, और यहाँ हिंदुत्व, ये कितना बड़ा चैलेंज है। हाउ डू वी फाइट दैट? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उससे पहले वो जो कंपैरिजन है गजा और पाकिस्तान का, वो थोड़ा सा इसलिए भी अनफाउंडेड है क्योंकि गजा को बहुत सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया गया है और सिस्टमैटिकली उस पर पिछले 70 साल लगे हैं। हमारी जो पोजीशन है वो बहरहाल फौज के साथ तो जाहिर है वो तो है ही एक बहुत बड़ी ताकत, उसके अलावा भी हमारी सॉवरेनिटी, हमारे डिप्लोमेटिक टेरिटोरियल रिलेशंस, इंटीग्रिटी जो हमारी कायम रही है, बेसिक वजह हमारा तो वो वही जो है। है वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन आपका जो पॉइंट है वो बहुत पेनफुल है और वो एग्जिस्ट करता है, और वो यहाँ रह के बाहर, तो आप ये देखें कि आप बाज़ औक़ात ये भी डर जाते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी लेक्चर में कोई बात करने के लिए, आप खौफ आने लगता है। इतना ज्यादा चीजें कंट्रोल्ड हैं, इतनी ज्यादा चीजों की मॉनिटरिंग है, और इतना ज्यादा ग्रे और जो है वो ब्लैक एंड Zones हैं। वाइट है वर्सेस ईवल का। गुड वर्सेस ईवल की डेफिनेशन जो है ये प्री डिफाइंड है, और वो आपने उनके उन खानों में आपने फिट होना है। आप उसको बता नहीं सकते कि आपकी कोई अपनी डेफिनेशन भी है, या आप उसको लॉजिकली भी कर सकते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा, और यही मुझे बहुत ज्यादा खटकता भी है इसराइलियों का इन्हीं दिनों में, खास तौर पे पैदर पे आने का भी। और फिर वो सारी जो ट्रोलिंग है जिसमें या तो हिंदू होंगे वो कर रहे होंगे, या फिर उनमें जो जायनिस्ट हैं ज़ायनिस्ट होंगे। वो आपको तमाशा करते हुए इस्लामोफोबिया फैलाते हुए नजर आएंगे। और जायनिज्म को तो कोई रोकने वाला नहीं, अभी तक हमने नहीं देखा, ये तो एक खुली हकीकत है। अगर ये आरएसएस भी उस पैमाने पे जाना चाहती है, तो कम से कम हमसे तो उन्होंने कल की रात में ये सबक सब सीख लिया है। लिया है कि इधर का रुख नहीं करना है। बहरहाल लेकिन मैं उस पर खत्म करूंगी कि मैं बिल्कुल दूसरे दो पार्टिसिपेंट से एग्री करती हूँ कि ये सीज फायर और मीडिएशन जो है बहुत ज्यादा हमें इस पे तकिया नहीं करना नहीं चाहिए। करना हमें चाहिए। पता होना चाहिए कि आज हमने जिस तरह जो हशर इनका किया है उसकी वजह से ये चुप करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी मोदी को इलेक्शन जीतना ही है। Right. तो Shazia Anwar उसके Cheema, thank you so much. Brigadier Rashid Wali, Brigadier Masood, thank all of you for joining us. A proud moment for us indeed. हमारी military leadership, civil leadership ने मिल के आज ये दिन दिखाया है, and there are lessons to be learned from it. लेसन्स वही हैं जो ये पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे हैं। डोंट गेट योर गार्ड्स डाउन। आपका दुश्मन बड़ा कन्नाइविंग है, साजिशी है। इसके अलावा एम्स बहुत बड़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े हैं पाकिस्तान के लेके, एक इस्लामिक कंट्री को लेके जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। और हम देख रहे हैं कि वही सरवाइव कर पाया है जिसने ये एसेट्स इंटैक्ट रखे हैं। और जो कंट्रीज़ ये कहते हैं कि पीस की तरफ आए, उन्होंने खुद हिरोशिमा नागासाकी का जो हाल किया था वो भी हमारे सामने है। सो डेंजरस वर्ल्ड है, मुश्किल है सर्वाइवल, लेकिन हमने करके दिखाया है। आई विल सी यू टुमारो।